कहानी एक ऐसे शख्स की जिन्होंने प्रबंधन को परोपकार से जोड़ा। कहानी एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने बिजनेस को विनम्रता से जोड़ा। कहानी एक ऐसे उद्यमी की जिन्होंने उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच मानवता के उच्च प्रतिमान स्थापित किए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटा समूह के भूतपूर्व मुखिया रतन टाटा जी, स्वर्गीय रतन टाटा जी के बारे में। तो आइए आज हम रतन टाटा जी की कहानी को करीब से देखने का, जानने का और समझने का प्रयास करते हैं। यह कहानी न सिर्फ भारतीय उद्योग जगत के एक महान व्यक्तित्व, एक सफल उद्यमी की कहानी है, अपितु परोपकार एवं मानवता के उस प्रतिष्ठान की कहानी है जिससे हम सभी न सिर्फ सीख सकते हैं अपितु प्रेरित भी हो सकते हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं यह रतन टाटा एक प्रकाश स्तंभ शांतनु नायडू, जो कि उनके सहकर्मी थे और उम्र के बीच में अंतर होने के बावजूद एक ऐसे मित्र के रूप में अंतिम दिनों तक जुड़े रहे, उनकी कहानी को पुस्तक के रूप में उन्होंने पिरोया है। यह मंजुल प्रकाशन से प्रकाशित है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। और इसका अनुवाद किया है अखिलेश अवस्थी ने और चित्रांकन संजना देसाई जी ने किया है। रतन टाटा के साथ यादगार पल, यानी उन पलों के बारे में जब वे आपस में मिल करके विभिन्न विचारों के बारे में चर्चा करते और उनके पहलुओं की सराहना करते और उनके जो पूरा उद्योग था उसमें कैसे अपना योगदान देते, उन सभी पहलुओं के साथ मानवीय पहलुओं को भी शामिल करते हुए इस पुस्तक को तैयार किया गया है, जैसा कि लेखक ने खुद इसमें स्पष्ट किया है। तो आइए हम देर न करते हुए इसे प्रारंभ करते हैं। मेरे दोस्त संरक्षक मेरे कुत्ते विंटर को समर्पित, यानी जो उनका कुत्ता था उसे समर्पित है। अब भारतीय उद्योग के महानायक के मानवीय पहलुओं का कथा चित्र। मैंने जब उनसे कहा कि जब मैं लिखूंगा तो वह केवल ऐतिहासिक घटनाओं या कारोबार के महत्वपूर्ण आयाम के संबंध में नहीं होगी, मैं आपके दूसरे पहलुओं को सामने लाना चाहूँगा। यह हम दोनों के और उस रोमांचक समय के बारे में होगी जो हम दोनों ने साथ में जिया है। जैसा मैंने उनको देखा, उनके जीवन के अलग अलग रंग जिनसे दुनिया अपरिचित है, भारत के महान वज्र पुरुष का पर्दे के पीछे का जीवन, वह तैयार हो गए। ऐसी कोई एक किताब नहीं हो सकती जिसमें सभी कुछ समा सके, तो आप अपना दृष्टिकोण इसमें रखें। दोनों के दिल में गली सड़कों के बेसहारा कुत्तों को लेकर गहरी संवेदना थी, जिसने बेमेल सी दिखाई देने वाली दोस्ती को जन्म दिया। 2014 में 20 वर्ष से थोड़ी ही बड़ी उम्र के ऑटोमोबाइल डिजाइन इंजीनियर शांतनु नायडू ने सड़कों पर रहने वाले बेसहारा कुत्तों को गाड़ियों द्वारा कुचले जाने से बचाने के लिए अनोखी पहल की। रतन टाटा खुद भी इन बेसहारा कुत्तों के प्रति गहरी हमदर्दी के लिए जाने जाते हैं। शांतनु की अनोखी पहल से प्रभावित होकर उन्होंने न केवल इस परियोजना में निवेश किया, बल्कि आगे चलकर वे इसके संरक्षक व प्रमुख बनने के साथ ही अप्रत्याशित रूप से शांतनु के प्रिय दोस्त भी बन जाते हैं। यह पुस्तक एक नौजवान और जीवन के 8 दशक पूरा कर चुके बुजुर्ग के बीच अनूठे रिश्ते का ईमानदारी सहज सरल वृत्तांत है, जो भारतीयों के दिलों में बसे महानायक के जीवन की एक झलक दिखाता है। यानी कैसे उन दोनों के बीच संबंध था, वह क्या हम सभी को प्रेरित कर सकती है, उसके बारे में एक झलक है। तो इसे 20 अध्यायों में बांटा गया है रतन टाटा की टिप्पणी के साथ, और जो है इसमें अंतिम में लेखक इन सब के बारे में भी चर्चा किया गया है। जैसा मैंने बताया, मंजुल पब्लिकेशन से प्रकाशित है। रतन टाटा की टिप्पणी इस पुस्तक के बारे में: सड़कों गलियों के भूखे प्यासे मालिकों के बुरे बर्ताव और त्यागे गए कुत्तों और बिल्लियों को लेकर हमारी साझा चिंता मुझे और शांतनु को करीब लाई। वह और उनके युवा दोस्त इन पीड़ित जानवरों को खाना देने, उनकी देखभाल और उनके घर की व्यवस्था करने के लिए पुणे में एक छोटे से स्टार्टअप की नींव रख रहे थे। उनका जुनून और इन जानवरों के प्रति दया भाव ही था कि उन्होंने इन जानवरों के गले में पहनने के लिए ऐसे कॉलर बनाए जो रात के अंधेरे में चमकते थे। सड़क हादसों में कुचले जाने से इन निरीह प्राणियों को बचाने में ये बहुत मददगार हैं। इस टीम को इस काम से पहचान मिली। कुत्तों के प्रति मेरे प्यार के बारे में जानने के बाद उन्होंने मेरे दफ्तर को पत्र लिखा।
हालांकि उनको जवाब की अपेक्षा नहीं थी। शांतनु और उनके कॉलेज के दोस्तों के काम ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उन्होंने अपना समय और जो कुछ भी संसाधन उनके पास थे वे इसमें लगा दिए। उन्होंने जो दया भाव प्रदर्शित किया था वह मुझे बेहद अच्छा लगा। मैंने उनके स्टार्टअप में निवेश करने का फैसला किया। इससे न केवल उनको उन सबको संबल प्राप्त हुआ बल्कि वे खुद सक्रियता के साथ उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हुए। मैं उनकी निष्ठा से भी प्रभावित हुआ और मैंने उनको पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की भी पेशकश की। शांतनु ने इसे मंजूर कर लिया और वह मेरे दफ्तर से जुड़ गए। वह हमारी परोपकार संबंधी गतिविधियों में हाथ बटाने के साथ ही टाटा ट्रस्ट की दीर्घकालिक योजनाओं और स्टार्टअप निवेश के प्रस्तावों में सहायता करते हैं। वह ऐसी टीम के सदस्य बन गए हैं जो दूसरों की मदद चाहत से प्रेरित होकर काम करती है। हर एक दिन सीखने के लिए कोई सबक लेकर आता है और हर एक दिन इस बात की संतुष्टि होती है कि वह किसी के जीवन में खुशी का कारण बने या एक मलाल होता है कि आज ऐसा नहीं कर पाए। मुझे उम्मीद है कि शांतनु करुणा की ऐसी मशाल बन सकते हैं जो सच्चे मन से काम करने के लिए प्रेरित होते रहेंगे और मैं शुक्रगुजार हूँ कि वह दिल की गहराइयों से दूसरों की मदद करने में समर्थ हैं। तो इस प्रकार से शांतनु के बारे में उनकी टिप्पणी है और वे किस प्रकार से उनके जो पहल हैं कुत्तों को बचाने के लिए उनके बारे में वो सराहना सराहते हैं और उनको आशीर्वाद भी देते हैं। बाद में उनकी कंपनी में वे जो है कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं और एक दोस्त की भांति कैसे उनका परिचय आगे बढ़ता है हम देख सकते हैं। यह किताब वास्तव में अपने दिल की बात और कहानी को सामने लाने की इच्छा का परिणाम है, न कि लेखन के किसी हुनर का। मैंने ईमानदारी से, यानी लेखक कह रहे हैं, अपनी कहानी को बयान किया है जिसे आप में से कुछ रोमांचक मान सकते हैं, कुछ लोग निबंध की तरह देख सकते हैं और आप में से बहुत से इसे जिंदगी का चलता फिरता दस्तावेज समझ सकते हैं और कोई भी गलत नहीं होगा। बहुत लोग भी रतन टाटा के बारे में जानने के लिए पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि जैसा मैं उनको देखता हूं उससे उनको पूरी तरह से समझने में सफल हो सकूं। यह मेरे जीवन के उस छोटे से हिस्से का संस्मरण है जो कि उनके सानिध्य में गुजरा है। ये कहानियां सामने लाने के लिए साहस की जरूरत थी। अपने जीवन के संस्मरणों को सबके सामने लाना, केंद्र बिंदु बनना और इसके जोखिम भी है, लेकिन इन कहानियों को लिखने का मकसद एक शख्स के कई पहलुओं को आपके सामने लाना है, जो संरक्षक है, दोस्त है, नेक दिल और बुद्धिमान पथ प्रदर्शक है। ऐसे पहलू जिनसे दुनिया अपरिचित है और उनको केवल एक पसंदीदा उद्योगपति के रूप में जानती है, यानी उनके जो मानवीय पहलुओं से कई बार हम जो है नहीं जान पाते हैं। तो जब किसी व्यक्तित्व के नज़दीक या व्यक्ति के नज़दीक जाते हैं तब उनके कई मानवीय पहलुओं को हम समझ पाते हैं। कभी हम देख पाते हैं कि जिनको मैं दूर से इतना बड़ा समझ रहा था वास्तव में वे बड़ा थे ही नहीं, और जिनको मैं दूर से इतना छोटा समझ रहा था वास्तव में दिल से कितने बड़े थे। तो इन सब चीज़ों को किताब की पांडुलिपि यानी जो उसका स्क्रिप्ट है पूरा पढ़ने के बाद उन्होंने मुझे पत्र लिखा कि इन कहानियों को कागज़ पर उतरा हुआ देखकर उनका दिल भर आया। यह पत्र मैंने बहुत सहेज कर रखा है, खासकर इसकी इन लाइनों की वजह से जिसमें उन्होंने श्री JRD टाटा के बारे में लिखा है। JRD को अक्सर इस नाम से ही बुलाया जाता था, को मुझे चिढ़ाने में मज़ा आता था, लेकिन हमारे बीच आपस में एक दूसरे के लिए प्यार था जो लगातार बढ़ता ही गया। आपकी कई खूबियां हैं जिनके कारण मैं आपकी तारीफ करता हूँ। आपके बेटे की तरह या छोटे भाई की तरह हो, मुझे आपका साथ अच्छा लगता है। मैं केवल यही चाहता हूँ कि इस किताब को पढ़कर आपको अच्छा लगे, आपको कुछ हासिल हो और जैसा मैंने देखा उसे उसी तरह से साझा करना। हमें साथ लाने वाले हालात की खुशी के तौर पर इस किताब से होने वाली आमदनी ज़रूरतमंद जानवरों के कल्याण में उपयोग की जाएगी। इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। यानी जो जितने भी पाठक हैं उनको उनके बारे में बताते हैं कि जो ये पुस्तक है वो जब वो संग्रह होगा इसके माध्यम से जितना भी रॉयल्टी आएगी, पैसा आएगा, तो वो सभी जानवरों के हित के लिए लगाया जाएगा। तो इसके बारे में वे चर्चा करते हैं और वे बताते हैं, निवेदन भी करते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं कि कैसे कहानी शुरुआत होती है। इससे पहले आपसे एक निवेदन भी है कि कृपया इससे पूर्व में भी मैंने अनेक लेखकों विचारकों पर अपने वीडियोज बनाए हैं। स्वामी विवेकानंद से लेकर प्रेमचंद एवं अन्य जितने भी प्रकार के बांग्ला से लेकर के हिंदी में जितने साहित्यकार हुए हैं, कोशिश की है आधुनिक के साथ साथ नए लोगों की कविताओं को भी आपके सामने लाने के लिए। तो मेटोपॉज
ये मेटोपॉज क्या है, आप अंतिम तक अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेटोपॉज आखिर क्या है, मोटोपॉज क्या है, माफ कीजिए, मोटोपॉज। खुशनुमा अंत के साथ खत्म होने वाली कहानियों की शुरुआत हमेशा मजेदार नहीं होती। मोटोपॉज का आरंभ एक दुखद कहानी के साथ हुआ। मेरे लिए एक रात को भुलाना बहुत कठिन है। अचानक मुझे अपनी मोटरसाइकिल को तेज ब्रेक लगाकर रोकना पड़ा। कारें तेज गति से गुजर रही थी। मुझे अच्छे से मालूम था कि क्या हुआ था, जिसे देखकर अचानक ब्रेक लगाकर मैंने मोटरसाइकिल को रोका था। फिर भी मैं अपने दिल को झूठी दिलासा देने की कोशिश कर रहा था कि शायद ऐसा न हो। मैंने अंधेरे में कुछ दूरी पर सड़क के बीच में देखा। मैंने जो कुछ सोचा था वह सही था। वहाँ सफ़ेद भूरे धब्बे वाला एक कुत्ता गाड़ी से कुचला गया था। आसपास खून बिखरा हुआ था। यह शुरुआत थी। मेरी किस्मत मुझे जहां ले जाना चाह रही थी उस दिशा में मुझे धकेलने के लिए पहला कदम। उसे एक बार नहीं कुचला गया था। यह कोई अकेली घटना नहीं थी। पिछले 1 या 2 महीनों में मैंने इस तरह के कई हादसे देखे थे। मैं असहाय था, इसके बारे में सोचकर चिंतित जरूर था। गाड़ियों से कुत्तों को कुचलने वालों के साथ बहुत क्रूर बर्ताव करने के बारे में कल्पनाएं करता था। उन लोगों के साथ तो और भी ज्यादा क्रूर जो उनके मृत शरीर को बार बार कुचलते हुए जाते थे। हादसों में कुचलकर मारे जाने वाले इन कुत्तों के बारे में सोचकर मेरा मन पीड़ा से भर जाता था। कैसे रहे होंगे उनके अंतिम पल। असहनीय दर्द के साथ वे कितने अकेले रह गए होंगे। क्या वे अपने दोस्त से मिलने के लिए सड़क पार कर रहे थे, या हो सकता है कि वे अपने बच्चों से मिलने जा रहे हों, या अपने लिए खाने की तलाश में जा रहे हों। लेकिन दूसरों की क्या बात करूं, मेरे ही भीतर कोई इंसानियत नहीं थी। अगर ऐसा होता तो कम से कम मैंने उसके मृत शरीर को सड़क के किनारे करने की कोशिश की होती। मैंने ऐसा नहीं किया। अगली सुबह दफ्तर में रात को हुए इस वाक्यों को मैं अपने सहयोगियों को सुना रहा था और ऐसा करने वालों को तमाम भला बुरा कह रहा था। मैं उन्हें बता रहा था कि इंसानों के रूप में हम शायद इस धरती पर सबसे बुरी नस्लें हैं। जब तक मैंने अपनी पूरी भड़ास नहीं निकाली, मैंने किसी को भी काम नहीं करने दिया। एक दिन इसी तरह की मेरी बातों को सुनने के बाद मेरा एक साथी मुझे एक और ले गया। तो इस प्रकार से वो कहानी है कि कैसे जो सड़क पर वो कुत्ता देखते हैं उससे कैसे जो है वो आहत होते हैं, और जब वो आगे बढ़ते हैं अपनी बातों को बताते हैं। तो यह अनुभव सुनकर मुझे लगा कि समस्या को हल करने का उपाय यही था। एक कहानी है कि मेरी बातों से उसे अंदाज था कि मैंने अब तक उसको भीतर ही भीतर कोसना शुरू कर दिया होगा। यानी मेरे पास कोई एक दोस्त है, वो बताता है कि मेरे पास कोई चारा नहीं था। यानी मेरे साथ भी ऐसा एक इंसिडेंट हो गया है कि मैंने इस तरह की घटना को अंजाम कर दिया था। क्यों, देखेंगे कि मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैं कुछ कर नहीं सकता था। हालात कुछ ऐसे थे कि अगर मैं अपनी कार को आखिरी मिनट में रोकता या घुमा देता तो शायद मेरा परिवार दुर्घटनाग्रस्त हो जाता। जैसे हम देखते हैं कि अचानक अगर आप जा रहे हैं सड़क से और अचानक कोई जानवर निकल जाता है, तो अंत में अगर आप जानवर को बचाना चाहेंगे तो खुद को जोखिम में डालेंगे, क्योंकि आपके पीछे भी गाड़ी आ रही है। तो ऐसा हम डिसीजन कभी कभी लेना पड़ता है कि हम आगे बढ़ा देते हैं, इसमें जानवर की मृत्यु हो जाती है। तो कैसे ये घटना होती है आखिरी मिनट में, खासकर रात के समय में भी। तो हाँ, आखिरी मिनट, जब वो कहता कि आखिरी मिनट में ये चीज़ नहीं हो पाया, तो अब उससे एक आइडिया आता है, उनको एक आइडिया आता है। क्या आता है कि उन दिनों मिहिरा से मेरी मुलाकातें ज़्यादा हो रही थी। मैंने मिहिरा से बात की, उनके दोस्त थी मिहिरा को केवल पशु प्रेमी कहना उसे कम आंकना था। वह मुक्त पशुओं के हितों के लिए बहुत समर्पित प्यारी सी लड़की थी। उनके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। हम दोनों ने इस पर काफ़ी माथापच्ची की कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि गाड़ी ड्राइव कर रहे लोगों को रात में सड़कों पर भटक रहे कुत्ते अंधेरे में नजर आए। इससे इन बेजुबानों का अनमोल जीवन बचाने में मदद मिल सकती है। उन पर कुछ ऐसा लगाना चाहिए जो अंधेरे में चमक उठे, जैसे कि चमकने वाले कॉलर। उसका चेहरा बता रहा था कि अभी जो कुछ भी मैं कह रहा था वह सिर के ऊपर से गुजर रहा था। तभी अपने मधुर स्वभाव और निस्वार्थ भावना के कारण वह पूछ बैठी, हम इसे कैसे तैयार करेंगे, यानी उस चीज़ को कैसे तैयार करेंगे। हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा तो है नहीं, तो जाहिर है कि हम कोई सस्ता तरीका अपनाएंगे। मेरे कुछ फैशन डिजाइनर दोस्तों का कहना है कि हम डेनिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह हाँ, बिल्कुल, हम डेनिम की पैंट काट सकते हैं। मैं घर जाकर इस तरह का कॉलर तैयार करती हूँ। पैंट को काटकर और उससे कुत्तों के लिए चमकने वाले कॉलर तैयार करना। ठीक, निश्चित रूप से टाटा एलसी में एक ऑटोमोटिव
डिजाइनर इंजीनियर के रूप में मुझे कारों में लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ऐसे टेप की जानकारी थी जो रोशनी पड़ने पर चमकते थे। यह टेप चमकदार होता है, दूर से भी दिखाई देता है। यानी जब जो कुत्ते आते थे उनको कैसे बचाया जा सकता है, उनके गले में एक टेप जैसा वो बना करके और उसे रोशनी में देखने पर वो बचाया जा सकता है। वो आगे जब इस चीज़ को प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं, वे लिखते हैं कि प्रोजेक्ट की बेहतरीन शुरुआत से हम बहुत रोमांचित थे। अब हमने इसके नाम के बारे में सोचना शुरू किया। कुछ उलूल जुलूल नामों के बाद में आखिरकार हमने अपने दिल अजीज प्रोजेक्ट के लिए मोटोपॉज का नाम तय किया। इसके पीछे हमारी सोच थी मोटर ड्राइवर के लिए मोटो और कुत्तों के लिए पॉज, यानी वो कुत्तों के लिए पॉज करना। हमारे कुछ साथियों को नाम को लेकर आपत्ति थी। यह कुछ मीनोपॉज यानी जिसको रजोनिवृत्ति बोलते हैं जैसा नहीं लगता क्या? लेकिन आखिर में हम इस पर राजी हो गए। एक टेलर हमारे लिए डेनिम कपड़ों को काटकर 500 कॉलर बनाने को तैयार हुआ और 500 कॉलर वो बनाते हैं और अलग अलग जगहों पर वो कुत्तों को इस प्रकार से वितरित करते हैं। इसमें 15 युवाओं की टीम उनमें साथ रहती है और जो युवा है इस तरह के शुभारंभ करते हैं और शुभारंभ कर करके वे जो है इनको बचाने का काम करते हैं। उसके बाद में जब प्रतिक्रिया होती है, वे लिखते हैं कि सुबह मोबाइल पर मैसेज के साथ मेरी आंख खुली। किसी ने एक खबर की लिंक भेजी थी। यह हमारी मेहनत पर अखबार में छपी रिपोर्ट थी। मैं इसको पढ़ भी नहीं पाया कि एक और रिपोर्ट और उसके बाद एक और, फिर तो जैसे सिलसिला सा चल पड़ा। यानी उनके काम के बदले उनका जो मेहनत जो है वो झलक रहा था और कैसे जो है लगातार रिस्पॉन्स आते रहते हैं। जल्द ही बड़े ऑनलाइन मीडिया समूह मोटोपॉज को लेकर बहुत उत्सुक हो गए। एक समय ऐसा आ गया कि हमें यह भी नहीं पता था कि हमारे बारे में कहाँ पर क्या लिखा जा रहा है और न ही हमारा उस पर कोई नियंत्रण था। ऐसा लग रहा था कि उस दिन कोई स्कैंडल भी होता तो शायद उसे इतनी सुर्खियां नहीं मिलती, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि युवाओं का एक छोटा सा समूह कुछ इतना अनोखा कर दिखाएगा। उसके बाद में प्रतिक्रियाएं आती हैं। ओह सुंदर, ये आखिर आए कहाँ से? वाह, सच में कमाल कर दिया। जिसने भी किया उसका शुक्रिया। सुनो, मैंने बीती रात कुछ अद्भुत चीज देखी। मैंने सही समय पर गाड़ी धीमी कर ली। मैंने नाइट शिफ्ट में रात को काम करके तेजी से अपने घर को लौट रहा था, लेकिन तब यानी नाइट शिफ्ट में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वो रात में ही कुत्तों को बचाने की इस तरह से वो बनाते हैं। और जब आप इसे इस पुस्तक में भी आप देख सकते हैं कि कैसे जो है ये चीज़ अंत में जो है वो काम करता है। तो जगह जगह उनकी खबर फैल जाती है और ये खबर जो है अलग अलग जगहों पर पहुंच जाती है और जिसके कारण से बहुत सी प्रतिक्रियाएं उनको प्राप्त होती है। आगे अब देखेंगे। एक दिन नैना कुछ संदिग्ध सी उदासीनता के भाव से बात करने लगे। मुझे पूरा भरोसा है श्री टाटा मोटोपॉज के बारे में जानना चाहेंगे। उनको उनकी भावी योजना से अनजान मैंने भी उदासीनता से जवाब में सिर हिला दिया। उन्हें कुत्ते बेहद पसंद है, यानी रतन टाटा जी को। हाँ, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। टाटा की पीढ़ियों के बारे में जितना मैं जानता था उस आधार पर मैंने जवाब दिया। मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, वह इस बात को भूल गए, लेकिन मैंने जरूर इंटरनेट पर कुछ खोजबीन करके इसे हासिल कर लिया। ऐसा नहीं है कि उन तक पहुंचने की सफलता बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि इसलिए कि यह बहुत महत्वपूर्ण था। एक बार तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। उसके बाद में उनके परिवार के भी कुछ लोग जो हैं, टाटा बिरला नाम के देश में घर घर का इनका नाम है, तो उनके परिवार के लोग भी इसके सदस्य हैं। खासकर वे तेलुगु भाषी हैं, यानी आंध्रा से क्षेत्रों से हैं, तभी वो इस शब्द का प्रयोग करते हैं। नैना यानी पिताजी को बोला जाता है। उसके बाद में जब उनको प्राप्त हुआ, मैंने एक किशोर की भावुकता से भरी चिट्ठी लिखी। बार बार उसे पढ़ा, सुधारा। चिट्ठी का समापन कुछ इस तरह से किया। श्री टाटा, एक न एक दिन मैं आपसे जरूर मिलूंगा। चिट्ठी में कमी तो थी, बस दिल और गले लगाने वाली इमोजी की। फिर मैं अपनी सोच पर हंसे बिना नहीं रह सका। क्या कोई भी मेरी इस तरह से अनुरोध को स्वीकार करेगा? इस चिट्ठी के साथ मैंने मोटोपॉज के संबंध में टाटा के न्यूज़लेटर में प्रकाशित सामग्री और युवा टीम की तस्वीरें भी जो हैं वो भेज देते हैं। और उसके बाद में आगे क्या होता है वो हम देख सकते हैं। तो उसके बाद में अखबार से पता चलता है उनके बारे में कि वे जर्मनी में रहते हैं। 200 मील दूर दक्षिण मुंबई की एलिफेंस्टन बिल्डिंग, टाटा समूह का दफ्तर। फ्रेंड डेस्क पर एक लड़की ने उस फाइल को देखा। उसे पता था कि इस तरह की सभी फाइल उस दफ्तर में खास व्यक्ति के पास जाती थी और जो इस तरह की चीज़ों में कोई बहुत अधिक संवेदनशीलता या उत्साह महसूस नहीं करता था। यानी जब भी कोई बड़े कंपनी या किसी ऑफिस में जब वो फाइलें जाती हैं, चिट्ठियाँ जाती हैं, तो उनको पहले ही निपटाने का काम किया जाता है। तो कैसे उनको रोका जाता है, कैसे वो लड़की जो उस चीज़ को सीधे उन तक यानी रतन टाटा तक पहुंचाती है, आगे हम देखेंगे।
लेकिन यह फाइल उन तक नहीं गई। पता नहीं उस लड़की के दिल में क्या आया, उसने यह फाइल अपने पास ही रोक ली। उसने अपनी 2 महिला सहयोगियों की वह फाइल दिखाई। उन तीनों ने तय किया कि इसे वे सीधे श्री टाटा के सामने पेश करेंगे। उन्होंने इस फाइल को अपने पास रखा और इंतजार किया। वापस आने पर फाइल उनके सामने थी। श्री टाटा से मेरी मुलाकात में ये तीनों महिलाएं बेहद महत्वपूर्ण कड़ी बनी। कुछ दिन बाद ही मुंबई से मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ। प्रिय शांतनु, आपके ईमेल और उसमें व्यक्त की गई कोमल भावनाओं के लिए धन्यवाद। मोटोपोज नाम के इस अनूठे, यानी उनके बाद उनको प्राप्त होता है लेटर, बहुत अच्छा लगा। पॉज फॉर अ कॉज अभियान के संबंध में जानकर बेहद खुशी हुई। पशु कल्याण ऐसा विषय है जिसको लेकर मैं बहुत संवेदनशील हूँ। इस विषय पर चर्चा के लिए आपसे मिलकर प्रसन्नता होगी। मुलाकात के लिए आप कृपया मेरे दफ्तर में समय तय कर लें। शुभकामनाएं, आपका रतन टाटा, रतन एन टाटा। तो इस प्रकार से उनकी पीढ़ियां उनमें काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद में ऐसा पहला अवसर उनके परिवार के लिए था जब स्वयं रतन टाटा उनको पत्र लिखते हैं। उस लड़की की का भी इसमें प्रमुख योगदान रहा था। तो वह खुशी से मतलब एकदम खुश हो जाते हैं। रतन टाटा जैसा व्यक्तित्व अगर आपको पत्र लिख रहे हो तो जाहिर सी बात है यह एक गौरव की बात है। तो परिवार में खुशी का माहौल छा गया और फिर मिलने के लिए वो तय निश्चित तिथि निर्धारित हुई। बीच में उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो रतन टाटा से मिलते हैं और उनके सहज व्यक्तित्व से, परोपकारिता से, उनकी कारुणिक दृष्टि से वे काफ़ी प्रभावित भी होते हैं। और प्रभावित होने के साथ साथ जो आगे के उनके अभियान है, उस अभियान में कैसे वे दोनों शामिल होते हैं वह उसके बारे में बताते हैं। वे लिखते हैं कि पशुओं के प्रति संवेदनशीलता ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। बिल्कुल इसी तरह की भावनाएं मेरे भीतर भी हैं और मुझे भी खुशी है कि आप भी ऐसा महसूस करते हैं। यानी रतन टाटा उनको जब पहुंचते हैं तब वो बताते हैं, यानी अपने दोस्त के साथ। उसके बाद में श्री टाटा से मिलना हो या उनसे बात करना हो तो केवल परिजात के माध्यम से, यानी उनको ऑफिस के ये थे एक व्यक्ति, उसके बारे में थे। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। उनके पिताजी भी उनसे हाथ मिलाते हैं जब मिलने जाते हैं। और उनका जो 2 कुत्ता था, टीटो और टैंगो, वो उसको भी लास्ट में दिखाने के लिए ले जाते हैं। बहुत बड़े और खूबसूरत से घने बालों वालों जो है वो पिल्लू थे। मैं टीटो के साथ और सुकृत टैंगो के साथ खेलने में मशगूल हो गए और यह हमारे दिन का शानदार समापन था। और वे अपने जो बंगला था वहाँ पर भी वो लेकर के जाते हैं जो मुंबई में था, स्थित था। और इस प्रकार से उनका एक शानदार दिन जो है वो समाप्त होता है। उसके बाद में एक और प्रसंग आता है आईवी लीग में जो है एडमिशन को लेकर के। उनके कॉलेज में चर्चा चल रही होती है कि आईवी लीग में जाने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की, यानी जैसे ही जब हम प्रबंधन के क्षेत्र में जाते हैं या बिजनेस के क्षेत्र में जाते हैं तब खास करके भारतीयों की एक रहती है ख्वाहिश कि हम जाकर अमेरिका जैसे जो मल्टीनेशनल, ये जो अमेरिका में जो स्थित मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या उनके जितने भी जो तकनीक के क्षेत्र में उनके प्रतिष्ठान हैं उसमें हम काम कर सकें। लेकिन ऐसा प्रश्न पूछते हैं जिसमें सभी लोग हंस पड़ते हैं। वे पूछते हैं क्या कि इस तरह के तमाम सवाल पूछे जा रहे थे, ऐसे सवाल जो कहीं से भी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। वहाँ मौजूद युवा अजीब किस्म से प्रेरित और गलाकाट जो प्रतिस्पर्धा वाले, आज देख सकते हैं कि हर समय जो है गलाकाट प्रतिस्पर्धा है। तो वे प्रश्न पूछते हैं, यदि मुझे आईवी लीग में प्रवेश मिल गया लेकिन मैं भारत वापस आना चाहता हूँ, ऐसी स्थिति में मेरे लिए क्या है? क्योंकि आमतौर पर सपना देखा जाता है कि आईवी लीग में एडमिशन लेकर लोग वहीं पर रह लेंगे, ये बिजनेस से संबंधित है। तो चुप्पी जो है वो ठहाकों में बदल जाती है, सभी लोग हंसने लगते हैं, क्या बोल रहा है पागल की तरह। तो ऐसे जो है वो बोलते हैं और उस समय थोड़ा उनको अपमानित भी महसूस होता है और अपमानित महसूस करके और वो ज़्यादा इसके लिए प्रेरित हो जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद वो सभी दोस्तों से भी अलग हो जाते हैं, लेकिन नंबर जो है वो कम आता है और जिस कारण से उनका एडमिशन जो पहली बार जो है नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद और अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, फिर अच्छे से लग जाते हैं। उसके बाद इनका नंबर बम्पर आता है 760 नंबर। उसके बाद में इनको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। फिर बाद में इनके मन में जद्दोजहद भी चला रहता है कि क्या इसके लिए सिफारिश रतन टाटा से करवाई जाए, यानी हार्वर्ड के लिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए, या स्वयं किया जाए। फिर बाद में जब उनको कई प्रकार के विचार आए तो वो प्रतिभाओं को ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे रतन टाटा, खासकर इन लोगों को, और सीटों की संख्या भी कम थी, अंतिम दौर में थे। तो उन्होंने उचित समझा कि एक के लिए मैं करूं, लेकिन अंततः दुर्भाग्य से तैयारी इंटरव्यू के बाद भी जो है वो जो है नहीं सफल हो पाते हैं उसमें।
उसके बाद में एक अमेरिका की एक और जो रहती है कंपनी, माफ़ कीजिएगा यूनिवर्सिटी, उसमें वो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और तब जाकर वो जो है वो डिग्री प्राप्त करते हैं। उसके लिए रेमंड का शर्ट भी जो है, उनका जो पूरा सूट है वो लेते हैं करीब 10,000 का। तो उस समय 10,000 की कीमत थी और उस 10,000 को भी सोच रहे थे कि ऐसा नहीं कि बेकार चला जाए, और अंत में वो इस चीज़ में सफल तो नहीं हो पाते, लेकिन वहाँ की एक और यूनिवर्सिटी में उनका जो है एडमिशन होता है। और एडमिशन होने के बावजूद, हालांकि एक और बात बताते चले, जब उनके दोस्त में एक सुकृत भी दोस्त था, तो सुकृत जो है वो उसका एडमिशन हो जाता है न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में। और उसके बाद में जैसे आमतौर पर होता है कि हम जैसे ही कोई दोस्त आगे बढ़ता है तो दूसरों के बारे में सोचना, चाहे वो अपना प्रिय मित्र ही हो, बंद कर देता है। तो इससे भी उनको ठेस लगा कि जब वो मिलने जाते हैं तो वो केवल अपने बारे में, यानी जब उन असफल हुए तो कोई सांत्वना जैसा शब्द भी उससे नहीं निकलता है। तो इससे भी आहत हुए और उसी समय कॉल आता है। प्रसंग पढ़िए कि सुकृत कामयाबी की खुशी में डूबा हुआ था, दिलासा के 2 बोल भी उसने मुझे नहीं बोले थे। उस वक्त तक मैं कार्नेल का ख्याल अपने दिमाग से निकाल चुका था। मुझे नहीं लगता था कि कोई अन्य आईवी लीग मेरे बारे में अलग से सोचेगी, यानी हार्वर्ड के अलावे। अम्मा के प्रेरणास्पद संदेशों के लिए मोबाइल देखते रहने की मुझे आदत हो गई थी। मेरी दिली तमन्ना पूरी नहीं होने पर बहुत दुखी थी, लेकिन उन्हें इसे कभी जाहिर नहीं होने दिया। मैंने एक बार फिर अपना फ़ोन रखा, लेकिन इस बार एक ईमेल था, प्रवेश का निर्णय, यानी उस प्रकार से उन्हें जो है प्रवेश के लिए उसमें मेल आ गया। फिर रतन टाटा भी अलग अलग तरीके से उनको प्रेरित करते हैं और प्रेरित करने के बाद वे अपना पत्र भी लिखते हैं और पत्र लिख करके उन्हें जब नाकामयाब होते हैं, सब तरह से टूट जाते हैं, तो उनको मदद करते भी हैं हर तरीके से। और इस प्रकार उनका जो प्रसंग है वो जारी रहता है, कैसे कैसे वो आगे जीवन में बढ़ते हैं, खासकर रतन टाटा और उनके बीच की जो कहानी है शांतनु की, और उस कहानी को कैसे कलेवर में आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक पशुओं के प्रति जो संवेदनशीलता के साथ यह जुड़ाव जो है किस प्रकार से एक जीवन भर की मित्रता के रूप में जो है आगे बढ़ता है, और यह मित्रता जो है वो अंतिम समय तक उन्हें जारी रहता है। वे लिखते हैं अंत में कि कैसे एक आइडिया ने मेरे जीवन को बदल दिया, वह हादसा जिसने पहली बार मेरे दिमाग में इस दिशा में बढ़ने को प्रेरित किया। फिर कुत्तों को सड़क हादसों से बचाने के लिए कॉलर लगाना, और उनके बाद श्री टाटा से मुलाकात, हर एक शहर में मोटोपॉज की टीम बनाना, आईवी लीग के अपने आवेदनों में इस किस्म को निबंध के रूप में लिखना, कैसे एक समस्या जिसके बारे में पहले कुछ भी नहीं सोचा समझा गया, उसे मोटोपॉज ने दूर किया। इस पहल से मुझे बेहिसाब खुशी मिली। यानी कैसे एक छोटे से पहल से आपको बेहिसाब खुशी मिल सकती है। और वो आगे भी कहते हैं, युवाओं को भी प्रेरित करते हैं कि भारत में जो विकसित होती अर्थव्यवस्था है, इसमें अगर आप अलग अलग तरीके से कुछ पहल और इनिशिएटिव यानी शुरुआत करते हैं तो उसका जो है हमारे जीवन पर बेहद ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और आसपास के लोगों को भी इसमें आप मदद कर सकते हैं। और यह मदद ही हमें कई बार एक दूसरे से जुड़ने के साथ साथ हमें इस बात के लिए प्रेरित भी करता है कि हम कैसे आगे बढ़ें, और ये चीज़ें जो हैं हमें अंत तक जो है प्रेरित करती हैं। और वे जब उनको सिफारिश के लिए जब वो उनका ऑफिस से संपर्क करते हैं तो क्या लिखते हैं रतन टाटा जी कि मैं शांतनु को निजी और प्रोफेशनल दोनों रूप में जानता हूँ, और मेरी नज़र उनमें विश्लेषण करने की क्षमता है और उनके नज़रिए में गहराई है। MBA कोर्स में प्रतिस्पर्धी के माहौल में उनकी क्षमताओं में निसंदेह निखार आएगा। मुझे भरोसा है कि ग्रेजुएट होने के बाद वह व्यावसायिक जगत में सार्थक योगदान देंगे। तो यह टिप्पणी जो है वह रतन टाटा की टिप्पणी है, और इस टिप्पणी के द्वारा आप समझ सकते हैं कि कैसे जुड़ाव जो होता है वह एक सहृदय मानव के बीच में, एक उद्यमी के बीच में वो कैसे स्थान पा लेता है और कैसे कहानी उसकी आगे बढ़ती है। तो आपने पूरे धैर्य के साथ सुना अलमीरा से झांकती इस किताब की सीरीज में, जिसमें हम प्रत्येक सप्ताह किताबों के बारे में चर्चा करते हैं। प्रत्येक सप्ताह ध्यान रखिए रविवार शाम 7 बजे के बाद और सोमवार 9 बजे इस सीरीज को आप विशेष तौर से आप देख सकते हैं, जिसका नाम है अलमीरा से झांकती किताब। तो आपने पूरे धैर्य के साथ सुना, आपका हृदय से धन्यवाद।